नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 3.5 के। ये पुराने वाले एनसीईआरटी के हिसाब से 3.5 है, नए वाले एनसीईआरटी के अनुसार ये क्या है 3.4 है। पुराने वाले में 3.5 में जो प्रश्न दिए गए थे वो नए वाले में 3.4 में पूरे का पूरे प्रश्न है, कोई बदलाव नहीं है। नए वाले एनसीईआरटी में क्या किया गया है कि जो 3.1 हमारा था इसको हटा दिया गया है और 3.2 को 3.1 बना दिया गया है, 3.3 को 3.2 बना दिया गया है। इसी प्रकार से क्या किया गया है 3.5 है उसको 3.4 बना दिया गया है। तो 3.4 की ये प्रश्न है नए एनसीईआरटी के हिसाब से, और पुराने एनसीईआरटी के हिसाब से ये 3.5 का प्रश्न है। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को हम क्या करेंगे, समझेंगे और हल करने का प्रयास करेंगे। और हल को भी हम अच्छे तरीके से समझते हुए चलेंगे कि हल हमने किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, सारी चीज़ें जानते हुए चलेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न को पढ़ने के बाद उसे हल करने का हम प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से, यहाँ पे वज्र जो लिखा हुआ है ये गलत है, वज्र ऐसे लिखा जाता है, वज्र गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, इनका हल ज्ञात करना है। तो यहाँ प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है। हमें प्रश्न कह रहा है कि नीचे कुछ रैखिक समीकरण युग्म हमें दिए हुए हैं। ये प्रश्न नंबर 1, आगे 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न है अगले पेज पे। यहाँ पे हमें युग्म दिए हुए हैं। इन युग्मों को देख के हमें बताना है कि किसका एक हल है यानी अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हमने पिछले अध्यायों में कर चुके हैं, तो इसे करने में तो हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि रैखिक समीकरण युग्म के किसके एक हल, किसके अनेक हल और किसके कोई हल नहीं होते हैं। और इसी में आगे प्रश्न कह रहा है कि जिसका अद्वितीय हल होगा यानी कि केवल एक हल होगा, उस स्थिति में उसका हल हमें ज्ञात करना है। वो भी किस विधि से, वज्र गुणन विधि से हमें ज्ञात करना है। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए हम लोगों ने एक सूत्र याद किया है, उस सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। और इसमें यदि आपको सूत्र याद नहीं होगा तो मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सूत्र को याद रख सकेंगे। हम यहाँ पे इस बात की चर्चा नहीं करेंगे कि सूत्र को हम कैसे निकालते हैं, हम केवल इस बात की चर्चा करेंगे कि सूत्र को कैसे याद रखा जा सकता है। क्योंकि इस सूत्र को याद करने में बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, या उससे डरते हैं कि इस विधि से प्रश्न को कैसे हल किया जाए, ये तो मुश्किल सूत्र है। बिल्कुल मुश्किल सूत्र नहीं, एकदम आसान सूत्र है। और ये जो वज्र गुणन विधि है ये बीजगणितीय के तीनों विधियों में से मेरे को सबसे आसान विधि लगती है, क्योंकि सूत्र में मान रखो और x के मान और y के मान हमें ज्ञात हो जाते हैं। यदि आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि में x और y के मान निकाले हैं, विलोपन विधि में भी x और y के मान निकाले हैं। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से x का मान y के रूप में ज्ञात करके समीकरण 2 में रखते हैं, फिर एक चर का मान आता है, फिर उस चर के मान को किसी एक समीकरण में रख के दूसरा चर का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर को हम लोग गायब करने का प्रयास करते हैं, फिर दूसरे चर का मान आता है, फिर उसके मान को किसी एक समीकरण में रख के हम मान ज्ञात करते हैं। इस विधि में क्या होता है कि एक सूत्र होता है, जैसे कि x बराबर एक सूत्र है, इस सूत्र में जो भी पूछा जाएगा सब इसमें दिया रहेगा, उसका मान रखेंगे, x का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से y का भी एक सूत्र होता है, और इस सूत्र में इस रैखिक समीकरण युग्म की सहायता से उनका मान रखेंगे, जो हमसे कहा जाएगा, y का हमें मान ज्ञात हो जाएगा। यानी x और y के मान हमें ज्ञात हो जाएंगे और हल हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को एक नंबर प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांचेंगे कि इस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल है, अनेक हल है या कोई हल नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इनके गुणांकों के अनुपातों को देखते हैं। यहाँ पे ये अगर इसको हम मान लें कि समीकरण नंबर 1 है, इसको समीकरण अगर हम 2 मान लें तो a1 हमें क्या दिया हुआ है, 1 है, b1 क्या है, -3 है, c1 क्या है, -3 है, a2 क्या है, 3 है, b2 क्या दिया हुआ है, ये -9 दिया हुआ है, c2 क्या है, -2 है। यहाँ से a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा अगर हम c2 ज्ञात करेंगे तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा, 1/3, b1 बट्टा b2 हमारा क्या हो जाएगा, -3 बट्टा -9 यानी कि 1/3, और c1 बट्टा c2 हमारा क्या हो जाएगा, -3 बट्टे -2 यानी कि 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 के बराबर है, लेकिन b1 बट्टा b2 c1 बट्टा c2 के बराबर नहीं है। तो क्या स्थिति यहाँ पे हमारी बन रही है कि a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये c1 बट्टा c2 के।
इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं इनके द्वारा निरूपित रेखाएं किस प्रकार की होती हैं? इसके द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, अर्थात इनका कोई हल नहीं होगा। जो ये रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया हुआ है इसका कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब हल ही नहीं है तो इसका वज्र गुणन विधि से हम हल ज्ञात भी नहीं करेंगे। ये पहला प्रश्न हो गया जो 1 नंबर का 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ था। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि क्या ऐसा ही हम एग्जाम में लिखेंगे? बिल्कुल नहीं, आपको ऐसे एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको भाषा के साथ लिखना है। अब कैसे लिखना है, चलिए इसको अगले प्रश्न से समझते हैं यहाँ पे। और इस प्रश्न को जो 1 नंबर प्रश्न है या आगे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनको चाहते हैं कि यह भाषा के साथ आपको प्राप्त हो, तो आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पे चेक करेंगे, PDF लिंक मिलेगा आपको एक, वहाँ से आप गूगल ड्राइव पे जाएंगे, वहाँ से इन सभी प्रश्नों के हल हाथ से लिखे हुए मिल जाएंगे, तो उसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप करेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि 1 का 2 नंबर जो प्रश्न है इसको हम भाषा के साथ लिखते हुए वज्र गुणन विधि से कैसे हल करेंगे। चलिए यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे हल, फिर दिया गया समीकरण युग्म है। क्या है? समीकरण युग्म है। हमारा समीकरण युग्म क्या है? पहला समीकरण 2x प्लस का y बराबर 5 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x प्लस y माइनस का 5 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरे समीकरण को जो दिया हुआ है हमारा क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y बराबर का 8 दिया हुआ है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर 0। समीकरण नंबर 2 हो गया। ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 हमारे हो गए। इसको हमने ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम इसको 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म के समान रूप में लिख सके और उससे तुलना करके हम यहाँ पे क्या प्राप्त कर सके, A1 का मान प्राप्त कर सके। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म के समान रूप से तुलना करने पर, और समीकरण का सामान्य रूप भी लिख देंगे अगर चाहेंगे तो, या हम चाहें तो केवल ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ A1 बराबर क्या हो जाएगा 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा 1 और C1 बराबर क्या हो जाएगा -5, A2 बराबर क्या हो जाएगा 3, B2 बराबर क्या हो जाएगा 2, C2 बराबर क्या हो जाएगा -8। हम यहाँ पे A1 बट्टा A2 क्या पाते हैं 2/3, B1 बट्टा B2 क्या पाते हैं 1/2, C1 बट्टा C2 क्या पाते हैं -5/8 यानी कि 5/8। यहाँ पे हमें एकदम क्लियर दिख रहा है कि जो A1 बट्टा A2 है B1 बट्टा B2 के बराबर नहीं है। चूँकि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है किसके, B1 बट्टा B2 के, तो हम क्या करेंगे, इस स्थिति में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसके कितने हल होते हैं, एक, अनेक या कोई हल नहीं होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इस स्थिति में जो निरूपित रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी होती हैं, यानी एक बिंदु पे काटती हैं, यानी इसका एक हल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा अद्वितीय हल है। हमसे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि यदि अद्वितीय हल है तो इसे वज्र गुणन विधि से हमें हल करना है। अब यहाँ पे जो वज्र गुणन विधि में सूत्र होता है उसको भी हम लिखेंगे, समझेंगे और इसे हल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले पेज पे चलते हैं। वज्र गुणन विधि से हल करना है, इसके लिए सूत्र क्या होता है हम सभी को पता होना चाहिए। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैं आपको याद करा दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए सूत्र को पहले ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे केवल सूत्र याद करने का तरीका सीखेंगे, सूत्र निकालने का तरीका हम नहीं सीख रहे हैं कि सूत्र कैसे ये आता है। ठीक है, सूत्र होता है x/B1C2 माइनस का B2C1 बराबर y/C1A2 माइनस का C2A1 बराबर 1/A1B2 माइनस का A2B1। ये सूत्र होता है। यहाँ पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि सूत्र को ध्यान में कैसे रखेंगे, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। उससे पहले ये चीज़ समझिए कि जो यहाँ पे आपको a1 b1 c1 या a2 b2 c2 दिख रहा है, ये क्या है? ये जैसे सामान्य रूप होता है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। यहाँ से ये चर के गुणांक है, जैसे कि हम तुलना करने के लिए कि इनका एक हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, ज्ञात करने के लिए हम a1 बट्टा a2 b1 बट्टा b2 की तुलना करते हैं ना, वही a1 b1 c1 और a2 b2 c2 है। यहाँ से x का अगर हम मान ज्ञात करने का प्रयास करें और इसको आपस में हम बराबर कर दें तो x का मान यहाँ से कैसे ज्ञात हो जाएगा? देखिए जब बराबर करेंगे तो ये जो बीच वाला होगा ये नहीं रहेगा, ये बराबर ये रहेगा, और x का मान ज्ञात करने के लिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक में, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे देखिएगा b1 c2 माइनस का b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b1। अब बात आती है कि इस सूत्र को हम याद कैसे रखें। मेन मुद्दा यहीं पे है कि हम याद करना सीख रहे हैं इस सूत्र को, और बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, x का मान यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं। इन सभी मानों को हम अगर लिख देंगे तो x का मान हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा, ना ही हमें विलोपन विधि लगाना पड़ेगा, ना ही हमें प्रतिस्थापन विधि लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट ज्ञात हो जाएगा। तो कैसे इसको याद रखें कि हम डायरेक्ट सूत्र लिख सकें, इस बात पे हम चर्चा करते हैं। x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसके गुणांक a1 और a2 हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में क्रमशः। तो हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से ऐसे लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2। फिर से इसे हम पढ़ने का प्रयास करें अगर दो बार, a1 a2 b1 b2 c1 c2, a1 a2 b1 b2 c1 c2, यानी कि c1 c2 के बाद a1 a2 की हम शुरुआत कर रहे हैं पढ़ने के लिए। इसी बात का ध्यान रखिए। अब देखिए x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसको हम ढक देंगे, पेपर पे लिखे रहेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ढक देंगे अंगूठे से या अपने हाथ से। उसके बाद क्या आ रहा है b1, तो b1 का गुणा हम क्रॉस करेंगे c2 के साथ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है b1 c2, फिर माइनस चिन्ह लगा के और b2 का गुणा कर देंगे c1 के साथ, और ये देखिए ऊपर यहाँ पे b2 c1 लिखा हुआ है। फिर बट्टा में हम इसको लिखेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसको लिखेंगे। ये क्या है, अचर के जगह पे रखा हुआ है, ये अचर पद का लिखा हुआ है, तो अचर पद का हम ज्ञात कर रहे हैं तो इसको ढक देंगे। अचर पद के बाद हम a1 से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो देखिए a1 गुणे b2 क्रॉस गुणा कर रहे हैं माइनस a2 गुणे b1, यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है और ये हर में हमने लिखा है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हम y का भी मान ज्ञात करते हैं, y का डायरेक्ट मान। अब इस दोनों को बराबर कर देंगे आपस में। y का मान ज्ञात करने के लिए इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, c1 a2 माइनस का c2 a1 बट्टे a1 b2 माइनस का a2 b1। इसको कैसे याद रखें, सूत्र एक के जैसा है, जैसे x का हमने मान निकाला है ऐसे इसको भी याद रख सकते हैं। y का मान ज्ञात कर रहे हैं, y का गुणांक क्या है, b1 और b2 क्रमशः है समीकरण 1 समीकरण 2 में, तो इसको हम ढक देंगे। b के बाद क्या आ रहा है, c1 आ रहा है, c1 के बाद क्या आएगा, a1 a2 आएगा, तो हम इसका c1 का गुणा हम a2 के साथ करेंगे। इसके बाद अगर हम यहाँ पे a1 a2 लिख दें तो c1 का गुणा a2 के साथ करेंगे। देखिए यहाँ पे c1 a2 लिखा हुआ है, माइनस का चिन्ह, फिर क्या करेंगे हम c2 का गुणा a1 के साथ करेंगे और घटा देंगे। ये c2 a1 लिखा हुआ है और बट्टा में क्या लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, ये अचर का मान होता है, तो अचर को ढकेंगे। अचर को ढकने के बाद फिर a1 से शुरुआत करेंगे, a1 b2 माइनस का a2 b1, यही लिखा हुआ है। और बार बार जब हम इन प्रश्नों को हल करेंगे तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगा। आप चाहें तो इसको भी याद रख सकते हैं, या NCERT में एक और भी तरीका दिया गया है जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे, उस तरीके को भी आप याद रख सकते हैं। अब चलिए इस प्रश्न पे आते हैं, सभी चीज़ों को मिटा देते हैं। यहाँ पे जो हमने सूत्र लिखा है, सूत्र को एक बार हम और लिखेंगे ताकि वो हमें याद हो जाए और फिर प्रश्न को हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में एक अद्वितीय हल है, तो इसका हमें हल ज्ञात करना है। तो x का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और y का भी मान हमें ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए हमने कहाँ तक हल किया है, हमने यहाँ पे निकाल लिया है कि इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल होगा तो हमें इसका हल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हल के लिए हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सूत्र से
सूत्र से x का मान क्या होगा, x का मान ज्ञात कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम लिख लेंगे याद करने का तरीका a1 a2 b1 b2 c1 c2। ये हम जब शुरुआती दौर में हम सूत्रों को हम याद कर रहे होंगे तब ऐसा करेंगे। हमें सूत्र याद हो जाएगा तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, 2-4 बार करेंगे सूत्र हमें याद हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ पे सूत्र क्या लिखना है, सूत्र क्या होगा, हम x का मान ज्ञात कर रहे हैं तो इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे या ढक देंगे। हम अपने मन में ये सारा काम करेंगे, ये जो काम कर रहे हैं अपने मन में करेंगे। हमें सूत्र लिखने के लिए क्या करना है, b1 से c2 में गुणा करना है, b1 c2 फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, फिर b2 से c1 में गुणा करके लिख देना है, यानी कि b2 c1 लिख देना है। फिर हमें हर में क्या लिखना है, हर वाला क्या अचर पद के लिए लिख रहे हैं हम, ऐसा समझ रहे हैं, तो अचर पद वाले को हम क्या करेंगे, ढक देंगे। अचर पद वाला हमारा कौन है, हमारे लिए c1 c2 अचर पद हैं, इनको क्या करेंगे हम हाथ से ढक देंगे, यानी अभी तो मुद्द दे रहे हैं। यहाँ पे a1 के साथ b2 का गुणा करेंगे तो a1 b2 माइनस का फिर a2 का b1 के साथ गुणा करेंगे a2 b1, ये x के मान के लिए सूत्र हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे मान रखना शुरू करते हैं। मान क्या क्या है, b1 c2 क्या हो जाएगा, b1 का मान है 1, c2 का मान है माइनस का 8। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 गुणे माइनस का 8 माइनस का चिन्ह, फिर b2 c1 हमें लिखना है। तो b2 का मान क्या है 2, c2 का c1 का मान क्या है माइनस का 5, तो 2 गुणे माइनस का 5 हमारा हो गया। हर में a1 b2 लिखना है तो a1 का मान और b2 का मान 2 हो गया, यानी कि 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 माइनस का चिन्ह, फिर a2 b1 लिखना है हमें, तो a2 का मान 3 हो गया, b1 का मान क्या हो गया 1 हो गया, तो 3 गुणे 1 हो गया। इसको सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, देखिएगा, बराबर का चिन्ह यहाँ पे लगा लेते हैं। माइनस का 8, 2 गुणे माइनस 5 माइनस 10 गुणे माइनस प्लस का 10 बट्टे का 2 दूनी के 4 माइनस का 3, यानी कि 4 माइनस 3। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, यानी कि 2 आएगा। इसलिए x का मान हमें क्या ज्ञात होगा, 2 ज्ञात होगा। ज्ञात हो गया हमारा। अब देखिए हमें y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करने के लिए हम सूत्र क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम y का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे। सूत्र लिखने के लिए अगर हमें याद नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, अब हम y का मान ज्ञात करना है, तो y का गुणा क्या होते हैं, समीकरण 1 और 2 में क्रमशः b1 और b2 होते हैं। इसको ढक देंगे हम, यहाँ पे हम काट दे रहे हैं ताकि लगे कि ढका हुआ है। अब देखिए इसके आगे c1 है c2 है, फिर उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे तो a1 a2 आएगा, तो c1 का गुणा हम क्या करेंगे a2 के साथ करेंगे, तो c1 a2 फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर c2 गुणे a1। ठीक है, अब नीचे जो हर में लिखा होता है वो क्या लिखा होता है, a1 a2 b1 b2 इसका क्रॉस गुणा, तो a1 b2 माइनस का a2 b1 हो जाएगा। अब इसमें हम मान रखेंगे समीकरण से, तो समीकरण हमें क्या दिए हुए हैं इसको देख लीजिए। यहाँ पे जो समीकरण दिए हुए हैं क्या हो जाएगा, c1 -5 और a2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि -5 गुणे का 3 माइनस c2 a1 क्या हो जाएगा, c2 क्या है माइनस का 8 a1 क्या है 2 है, यानी कि माइनस का 8 गुणे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे जो हर में लिखा हुआ है a1 b2 माइनस का a2 b1, ये यही नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको ही हम लिख देते हैं, पीछे जाकर देखने का प्रयास नहीं करते। 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 1, 2 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे का 1। इसको आगे y के लिए हम सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 5 गुणे 3 माइनस का 15 माइनस 8 गुणे 2 माइनस 16 माइनस प्लस का 16 बट्टे 4 माइनस का 3, ये क्या हो जाएगा माइनस 15 16 क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, और 4 माइनस 3 1 हो जाएगा, यानी 1 के बराबर आएगा। इसलिए y का मान क्या आ रहा है, 1 के बराबर आ रहा है। अतः हम क्या लिख देंगे कि x बराबर हमारा क्या आया है 2 आया है, तथा y बराबर हमारा क्या आया है 1 आया है। x और y के मान हमें सूत्र से ज्ञात हो गए। ये प्रश्न लग रहा होगा कि कितना लंबा है, कितना मुश्किल है हल करने में,
कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ये समझने में हमें इतना समय लगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को करते हैं कि क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न है। इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, जांचेंगे कि क्या ए इसके एक हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे यहाँ पे कि दिया गया समीकरण युग्म है। समीकरण युग्म है। हमारा समीकरण युग्म क्या है, 3x माइनस का 5y माइनस का 20 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा, 6x माइनस का 10y माइनस का 40 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ a1 का मान क्या है, 3 है, b1 का मान क्या है, माइनस का 5 है, c1 का मान क्या है, माइनस का 20 है। यहाँ पे ये घेरा लगा लेते हैं 2 पार्टों में। a2 का मान क्या है, 6 है, b2 का मान क्या है, माइनस का 10 है, c2 का मान क्या है, माइनस का 40 है। यहाँ से हम a1 बट्टा a2 क्या ज्ञात कर सकते हैं, 3/6 यानी कि 1/2। b1 बट्टा b2 क्या ज्ञात कर सकते हैं हम यहाँ से, माइनस का 5 बट्टे माइनस का 10, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। c1 बट्टा c2 क्या ज्ञात कर सकते हैं, माइनस का 20 बट्टे माइनस का 40, ये भी क्या हो जाएगा, 1/2 ही हो जाएगा। यहाँ पे हमें एक चीज़ क्लियर दिख रहा है कि जो हमारा है, चूँकि a1 बट्टा a2 बराबर है किसके, b1 बट्टा b2 के, b1 बट्टा b2 बराबर है किसके, c1 बट्टा c2 के। तो इस स्थिति में जो समीकरण युग्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है, इसके कितने हल होंगे। इस स्थिति के लिए हमें पता है निरूपित रेखाएं होंगी वो संपाती होंगी, और संपाती स्थिति में क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से यहाँ पे लिख लेते हैं, रूप से अनेक हल है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया गया समीकरण युग्म है, दिया गया समीकरण युग्म है। क्या समीकरण युग्म है, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे यदि हम देखने का प्रयास करें तो हमें a1 कितना दिया हुआ है, 3, b1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 3, c1 कितना दिया हुआ है, माइनस का 7। इसी प्रकार से हमें आगे क्या दिया हुआ है, a2 क्या प्राप्त है, 3, b2 क्या प्राप्त है, माइनस का 3, c2 क्या प्राप्त है, माइनस का 15। यहाँ पर हमें a1 बट्टा a2 क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे a1 का मान 1 है, शायद हमने 3 लिख दिया है, 1/3 प्राप्त होगा। b1 बट्टा b2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, -3/-3 यानी कि 1 प्राप्त होगा। c1 बट्टा c2 का मान हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 7/-15 यानी कि 7/15 प्राप्त होगा। यहाँ पे हमें देखने से क्लियरली पता चल रहा है कि चूंकि a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, तो इस स्थिति में जो दिए गए रैखिक समीकरण युग्म है उसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक हल होगा। जब हल है तो इसका हमें हल ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न हमसे कह रहा है कि यदि अद्वितीय हल है तो उसका हमें हल वज्र गुणन विधि से ज्ञात करना है। वज्र गुणन विधि के लिए हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र x के लिए क्या होता है, सूत्र होता है x के लिए b1c2 माइनस का b2c1 बट्टे का a1b2 माइनस a2b1। अब इसमें हम यहाँ से मान रखेंगे, यहाँ से जो भी हमने मान निकाले हैं इसका हम मान रखेंगे तो x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। रखते हैं तो क्या है, b1 का मान क्या है,
B1C2 जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 गुणे माइनस का 15 माइनस का चिन्ह, फिर B2C1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 गुणे माइनस का 7 बट्टे A1B2 क्या हो जाएगा, 1 गुणे माइनस का 3 फिर माइनस, और A2B1 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुणे माइनस का 3। इसको सरल करते हैं तो -3 -15 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 15 3 45 बन जाएगा। फिर माइनस चिन्ह है, उसके आगे -3 -7 का गुणा करेंगे तो प्लस का 21 हो जाएगा, और माइनस चिन्ह के साथ हम -21 लिख देंगे। बट्टे में 1 का गुणा -3 के साथ -3, फिर माइनस का चिन्ह है और उधर 3 गुणे -3 है तो प्लस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो 45 में से 21 जाएगा तो 5 में से 1 गया, 4 बचा, और 2 में से 2 गया, 2 बचा, यानी कि 24 ऊपर बचा, नीचे -3 9 लिखा हुआ है तो 6 हो जाएगा। इसको कटाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, इसलिए x का हमारा मान क्या आ जाएगा, 4 मान आ जाएगा। अब x का मान तो हमें इस सूत्र में रखने से डायरेक्ट पता चल गया, बस सरल करने में जितना हमें समय लगेगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 जो भी मान हमें रखने हैं। इसी प्रकार से y के लिए क्या सूत्र होगा, y का सूत्र क्या होता है, इसको आप बताइए। अभी हम लोगों ने देखा x और y दोनों के लिए याद करने का मैंने तरीका क्या बताया, अगर नहीं पता चल रहा है तो ऐसे लिख देंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। जिसका हम मान ज्ञात कर रहे होंगे उसके गुणांक को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसके बाद जो बचे हुए हैं उसको लाइन से हम गुणा करते जाएंगे। तो C1 का A2 से गुणा करेंगे, C1 का गुणा A2 से, तो C1 A2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे 12 21 चाहे तो 12 - 21 भी आप याद रख सकते हैं, ताकि आप भूले नहीं कि A1 पहले आता है कि A2 पहले आता है कि B1 पहले आता है कि B2 पहले आता है, जो भी हम क्रम में लिख रहे होंगे। माइनस के बाद क्या करेंगे, C2 का A1 के साथ गुणा कर देंगे तो C2 माइनस का C2 A1 हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे हर में A1 B2 माइनस का A2 B1। इसको कैसे लिखते हैं, हम C वाले को लिख रहे हैं ना, तो C वाले को ढक देंगे और इसके बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, A1 का B2 के साथ गुणा माइनस A2 का B1 के साथ गुणा, ये लिख देते हैं। ये याद करने का एक तरीका है, ये सूत्र हो गया। इसमें हम मान रखना शुरू करते हैं, तो हमें y का मान क्या ज्ञात होगा, y बराबर C1 A2 क्या हो जाएगा, C1 A2 हो जाएगा माइनस का 7 गुणे 3, माइनस का 7 गुणे 3, माइनस का चिन्ह C2 A1, C2 A1 क्या हो जाएगा, माइनस का 15 गुणे 1, माइनस का 15 गुणे 1 हो जाएगा। फिर A1 B2 माइनस A2 B1 हम क्या लिख देंगे, यहीं से कॉपी करके हम लिख देंगे 1 गुणे -3 -3 गुणे -3, 1 गुणे -3 -3 गुणे -3, ये हो गया। इसको सरल करेंगे तो ऐसे लिख देंगे, -7 गुणे 3 माइनस का 21 और -15 गुणे 1 -15 और माइनस प्लस 15 हो जाएगा, बट्टे नीचे क्या हो जाएगा, -3 प्लस 9। इसको सरल करेंगे तो माइनस का 6 बट्टे 6 आएगा, यानी कि माइनस का 1 आएगा। इसलिए y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1 प्राप्त होगा। तो हम लिख देंगे कि अतः x बराबर कितना आया है हमारा 4, और y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 1 का 4 नंबर जो प्रश्न है ये आपको समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। मैं इसको बताने से पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। अगर समझ में आई होंगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही साथ आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, फिर इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। यहाँ पे एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, ये 2 समीकरण दिए हुए हैं यानी युग्म है। अब इनमें यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में देखें तो a और b 2 अलग अलग मान दिए हुए हैं जो कि चर रूप में है यहाँ पे। तो इनके किस मान के लिए a बराबर क्या होगा और b बराबर क्या होगा कि इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, रैखिक समीकरण युग्म दिए हुए हैं, इसको सामान्य रूप के जैसा हम लिख लेते हैं। तो हम लिख देंगे पहले कि दिया गया समीकरण युग्म है, ये हमारा रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले समीकरण को 2x प्लस का 3y माइनस का 7 बराबर का 0, ये समीकरण नंबर 1 हमारा हो जाएगा। दूसरा समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स प्लस का a प्लस बी वाई माइनस का
सब पद में गुणा होगा, ये अचर पद है, तो 3a प्लस का b माइनस का 2 बराबर का 0, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेंगे। अब आप बस इतना याद कीजिए कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अगर अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 के बीच में क्या संबंध होता है, इस संबंध को लिखेंगे, हल हो जाएगा। इस स्थिति के लिए हम सभी जानते हैं कि क्या संबंध होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर होता है c1 बट्टा c2 के। इसी स्थिति में ना समपाती रेखाएं होती हैं, इनके द्वारा निरूपित रेखाएं। अगर समपाती है तो प्रत्येक बिंदु इस रेखा का क्या है, इस समीकरण युग्म के हल है। हम यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि यदि किसी रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो उसके लिए स्थिति क्या होती है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, और ये बराबर होता है c1 बट्टा c2 के। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं, ये स्थिति है। यहाँ से a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 क्या हो जाएगा, हम यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। a1 क्या है समीकरण 1 में 2 है, a2 क्या है a माइनस का b है, बराबर b1 क्या है, b1 है 3, और b2 क्या है a प्लस का b है, बराबर c1 क्या है माइनस का 7 है, c2 क्या है माइनस का 3a प्लस का b माइनस का 2 है। अब यहाँ से देखिए समीकरण हम बना सकते हैं, इसको इसको बराबर करके, इसको इसको बराबर करके, या इसको इसको बराबर करके हम समीकरण बना सकते हैं। आप जिसको बराबर करके बनाना चाहें बराबर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 2 बार इसको इसको एक बार बराबर करते हैं और इसको इसको एक बार बराबर करते हैं, 2 समीकरण बनेंगे, उसको हल कर देंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो हम पहली स्थिति में क्या करते हैं, इसको इसको जब बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 बट्टे a माइनस b बराबर होगा 3 बट्टे a प्लस का b। इसको जब सरल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस का 2b बराबर हो जाएगा किसके, 3a माइनस का 3b के। यहाँ से इसको और सरल करेंगे तो ये अगर 2a माइनस 3a प्लस 2b प्लस का 3b अगर हम लिखें बराबर का 0, 2a माइनस का 3a माइनस का a हो जाएगा और 2b प्लस 3b 5b हो जाएगा बराबर का 0। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि माइनस का a प्लस 5b बराबर का 0, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस a को बराबर के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो a बराबर हम 5b लिख सकते हैं और इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेते हैं। अब दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, दूसरी स्थिति हमें दी गई है तो हम इसको और इसको आपस में बराबर करते हैं, ये माइनस से माइनस चिन्ह कट जाएगा, तो क्या होगा, केस 2 इसको लिख लेते हैं और इसको लिख लेते हैं केस 1। स्थिति 1 स्थिति 2, 2 बट्टे a माइनस b बराबर होगा किसके, 7 बट्टे 3a है ना, 3a प्लस का b माइनस का 2 के बराबर होगा। इसको हम जब सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, तो 6a प्लस का 2b माइनस का 4 बराबर, इसका गुणा 7 के साथ होगा तो 7a माइनस का 7b हो जाएगा। और सरल करेंगे इसको, 7a इधर आएगा, या इस पूरे समीकरण को हम उस साइड लेके जाते हैं, इस पूरे पद को, तो ये क्या हो जाएंगे, 7a माइनस 7b माइनस 6a माइनस 2b प्लस का 4 बराबर का 0। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 7a माइनस 6a, केवल a बचेगा, माइनस 7 माइनस 2b कितना हो जाएगा, माइनस का 9b प्लस का 4 बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 4 मान लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को यहाँ पे हम चाहे तो वज्र गुणन विधि से, या हम चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से, या विलोपन विधि से रख सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a का मान अगर हम 5b यहाँ पे रख दें तो हमें ये समीकरण हल दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 3 से, 3 तथा 4 से a के मान को हम 5b के बराबर लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 5b माइनस का 9b प्लस का 4 बराबर 0। इसको और सरल करेंगे, प्लस 5b माइनस 9b माइनस 4b प्लस 4 बराबर 0 के बराबर प्राप्त होगा। यहाँ से हम क्या याद कर सकते हैं, b बराबर 4 बट्टे 4 यानी कि 1 प्राप्त हो जाएगा। अब इस 1 के मान को समीकरण 3 में रख देंगे तो a का मान
5 गुणे बी यानी कि 5 गुणे 1 प्राप्त होगा, ए का मान हमें 5 प्राप्त हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि अतः ए बराबर 5 और बी बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ, तो बी बराबर 1। ए और बी के मान हमें यहाँ से ज्ञात हो जाएंगे, यही हमसे कह रहा है। और इस स्थिति के लिए ए और बी का मान यहाँ पर रख के आप जांच भी सकते हैं कि इस समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से क्या अनेक हल हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये 2 नंबर का 2 नंबर प्रश्न है, इसको भी हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। क्या प्रश्न कह रहा है कि इस समीकरण युग्म में के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं है यानी कि उसके द्वारा निरूपित रेखाएं समानांतर है। समानांतर की स्थिति के लिए हम क्या जानते हैं कि a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। तो यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे जैसे कि पिछले प्रश्न में बनाए थे। तो यहाँ पे इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3x प्लस का y माइनस का 1 बराबर का 0, समीकरण नंबर 1 हमारा हो जाएगा। और समीकरण नंबर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2k माइनस का 1 गुणे x प्लस का k माइनस 1 गुणे y माइनस का 2k प्लस का 1 बराबर का 0। यहाँ पे ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन लिख भी लेंगे तो अच्छी बात रहेगी। यहाँ से फिर हम लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी रैखिक समीकरण युग्म के अगर कोई हल नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर होता है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बट्टा c2 के। तो यहाँ से हम इसके लिए लिखने के बाद हम क्या करेंगे, a1 बट्टा a2 लिखेंगे। तो a1 क्या है, 3 है, a2 क्या है, 2k माइनस का 1 है, बराबर होना चाहिए कितना, b1 बट्टा b2 के। b1 क्या है, 1 है, b2 क्या है, k माइनस का 1 है, बराबर नहीं होना चाहिए किसके, c1 बट्टा c2 के। तो c1 बट्टा c2 हमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से एक चर में एक समीकरण दे रहा है तो इसको अगर हम हल कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। हल करते हैं तो k माइनस 1 का गुणा 3 से होगा, तो 3k माइनस का 3 बराबर 2k माइनस 1 का गुणा 1 से होगा, तो 2k माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 3k माइनस 3 माइनस का 2k प्लस का 1, इस पूरे पद को इधर लेके आएंगे तो उधर 0 बच जाएगा और उन पदों का चिन्ह बदल जाएगा। तो 3k माइनस का 2k कितना हो जाएगा, k के बराबर हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से हम k का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं, 2 ज्ञात कर सकते हैं। अतः हम लिख देंगे कि अतः k बराबर 2 के लिए इस रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। रख के हम चाहें तो जांच भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको समझ में आया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 3 है। इसे पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, उसके बाद इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि निम्न रैखिक समीकरणों की युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से, यहाँ पे वज्र यहाँ पे भी गलत लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, वज्र ऐसे होता है, वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज़ को पहले सही से समझिए। प्रश्न कह रहा है कि जो नीचे रैखिक समीकरण युग्म हमें दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि और तथा साथ ही साथ वज्र गुणन विधि, दोनों विधियों से इसको हल करना है। और आपको ये बताना है इन दोनों विधियों में से किस विधि द्वारा आपको इस प्रश्न को हल करने में आसानी लगा या अधिक उपयुक्त लगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट लगा कि हाँ कौन सी विधि अच्छी है। ठीक है, एक हमें रैखिक समीकरण युग्म दिया है, इसे हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। दोनों विधियों की तुलना करने की एक स्थिति हमें यहाँ पर मिल गई है। जैसे कि प्रतिस्थापन और विलोपन की तुलना करने के लिए हमें प्रश्नावली 3.4 में मौका मिला था, यहाँ पे हमें मिला है प्रतिस्थापन और वज्र गुणन को एक साथ तुलना करने की। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। किस विधि से हम सबसे पहले हल करने वाले हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो समीकरण दिया रहता है उसको एक को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, दूसरे को समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म, जो समीकरण युग्म होगा उसको वो मानेंगे, फिर ऐसे लिख देंगे 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर का 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। दूसरे को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस का 4 बराबर का 0, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। ठीक है,
यहाँ से हम किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे चर के रूप में व्यक्त करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण एक समीकरण एक क्या है, 8x प्लस 5y माइनस का 9 बराबर का 0। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 8x बराबर 9 माइनस 5y। यहाँ से जब हम x का मान ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 5y बट्टे का 8 हमें प्राप्त होगा। इसको समीकरण नंबर हम 3 मान लेंगे। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इस x के मान को, जो एक चर के मान को दूसरे चर के रूप में निकाला है, यानी कि x के मान को y के पद के रूप में निकाला है, इसको समीकरण 2 में ले जाकर रखेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे कि अब समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0 है। इसमें x का मान 9 माइनस 5y बट्टे 8 रखेंगे तो ये आगे क्या बन जाएगा, क्या है समीकरण 3 गुणे x का मान, यानी कि 3 गुणे 9 माइनस 5y बट्टे का 8, फिर y का मान आगे क्या है, प्लस 2y माइनस का 4, प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। इसको आगे सरल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9 के 27 माइनस का 15y बट्टे का 8 प्लस का 2y माइनस का 4 बराबर का 0। इसको आगे सरल करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम 8 हो जाएगा। 27 माइनस 15y प्लस का 8 दूना 16y माइनस का 8 चौका 32 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये 8 इधर 0 से जाकर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा और ये 8 यहाँ से हट जाएगा, तो ये हमें समीकरण प्राप्त होगा। इसको और सरल करेंगे तो माइनस का यहाँ पे 15y दिया हुआ है, प्लस का 16y है तो एक y बचेगा और ये 27 और माइनस का 32 यानी माइनस का 5 बचेगा, बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ से y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस y के मान को लिख देंगे फिर या पुनः, फिर y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या है, यहाँ पे x बराबर समीकरण 3 है 9 माइनस 5y बट्टे का 8। हमने x का मान यहाँ पे रखा है ना, इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे हमें y का मान 5 रखना है तो 9 माइनस 5 गुणे 5 बट्टे का 8 क्या हो जाएगा, 9 माइनस 25 बट्टे का 8। इसको आगे सरल करेंगे तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर माइनस 25 और 9 है तो माइनस का 16 बट्टे 8 प्राप्त होगा, यानी कि माइनस का 2। x बराबर, इसलिए x बराबर माइनस का 2 मान प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे कि x बराबर -2, y बराबर 5। ये हो गया प्रतिस्थापन विधि। हमें इतना लिखना पड़ा, देखिए ये जितनी सारी चीज़ें हैं सब हमें लिखनी पड़ी, यहाँ से लेकर ये सारा और ये सारा हमें लिखना पड़ा x और y का मान याद करने के लिए। अब हम क्या करते हैं, वज्र गुणन विधि का प्रयोग करते हैं इस समीकरण युग्म को हल करने के लिए। तो वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने से पहले हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वज्र गुणन विधि से हल, गुणन विधि से हल। ठीक है, हल हम ज्ञात करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम समीकरण पहले लेके आ जाते हैं, जो भी हमारे समीकरण है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। हमारा पहला समीकरण क्या है, 8x प्लस का 5y माइनस का 9। इसको यहाँ से हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, अगले पेज पे ले जाके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं। हमारा ये दोनों समीकरण प्राप्त हो गया। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, a1 का मान क्या हो जाएगा 8, b1 का मान क्या हो जाएगा 5, c1 का क्या मान हो जाएगा माइनस का 9, a2 का क्या मान हो जाएगा 3, b2 का 2 और c2 का क्या होगा माइनस का 4। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि सूत्र क्या होता है x के मान के लिए, x बराबर होता है, x का अगर हम मान ज्ञात कर रहे हैं तो x का गुणांक को हम छोड़ देंगे, उसके बाद आने वाला गुणांक यानी कि b1 c2 माइनस का b2 c1 हो जाएगा। और नीचे क्या आता है, a1 b2 माइनस का a2 b1 आता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, तो पिछले जो प्रश्न हमने किए हैं उससे ये तो आपको याद हो गया होगा। अगर नहीं भी याद रहता है तो किस प्रकार से हम निकालेंगे ये भी हमने सीख लिया है।
अब यहाँ से हम मान रखना प्रारंभ करेंगे। क्या करेंगे? B1 C2 का मान रखेंगे, B1 गुणे C2, तो B1 और C2 यानी कि हम क्या लिख देंगे 5 गुणे माइनस का 4 माइनस का चिन्ह, फिर B2 C1 लिखेंगे, तो B2 और C1 यानी कि 2 गुणे माइनस का 9 बट्टा नीचे क्या हो जाएगा A1 B2 यानी कि A1 B2 यानी कि 8 गुणे 2 माइनस का चिन्ह, फिर उसके बाद A2 B1 यानी कि 3 गुणे 5, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। इसको जब हम सरल करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे ऊपर देखिएगा 5 गुणे माइनस 4 माइनस का 20, उसके बाद 2 गुणे माइनस 9 यानी कि माइनस 18 और माइनस प्लस का 18 बट्टे नीचे क्या हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस का 15 यानी कि माइनस 20 और 18 क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। इसलिए x का मान क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ से हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं लेकिन करते नहीं हैं। इस x के मान को x बराबर माइनस का 2 किसी एक समीकरण में रख के y का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करते हैं, दोनों सूत्रों से ही ज्ञात करते हैं। अब आगे हम क्या करेंगे, हम y का सूत्र लिखेंगे। y का सूत्र क्या होता है, y का गुणांक b1 और b2 होता है समीकरण 1 और समीकरण 2 में। तो हम क्या करेंगे b1 और b2 को छोड़ देंगे ऊपर के लिए और c1 से लिखना शुरू करेंगे। c1 a2 माइनस का c2 a1 बट्टे a1 b2 माइनस का a2 b1। यहाँ पे इनका हम मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, c1 a2 रखते हैं तो यहाँ पे c1 क्या है माइनस का 9, a2 क्या है 3 है, यानी कि माइनस का 9 गुणे 3 फिर माइनस का चिन्ह, उसके बाद c2 a1 रखेंगे तो c2 माइनस का 4 है, a1 है 8, तो हम क्या लिख देंगे माइनस का 4 गुणे 8। नीचे क्या है a1 b2 माइनस का a2 b1 है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं यही वाले मान, या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो 8 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 5, 8 गुणे 2 माइनस का 3 गुणे 5। जब इसको हम y के लिए और सरल करेंगे तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा माइनस 9 गुणे 3 माइनस का 27, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस 4 गुणे 8 माइनस 32 और माइनस 32 माइनस का प्लस 32 हो जाएगा। नीचे 8 दूना 16 माइनस का 15 प्राप्त होगा। माइनस 27 और 32 से 32 ज़्यादा है, 32 में से 27 जाएगा 5 बचेगा, नीचे बचेगा 1 यानी y का मान हमें 5 प्राप्त होगा। इसलिए y का मान हमें 5 प्राप्त हुआ। x का मान हमारा क्या है माइनस का 2 है, अतः हम लिख देंगे अतः x बराबर माइनस 2 y बराबर 5। अब देखिए वज्रगुणन विधि से हमें बस इतना ही करना पड़ा, इन दोनों पेजों में हमारा हो गया, बहुत कम लिखना पड़ा, सूत्र लगाना पड़ा, कुछ और यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है उसको भी हम कर लेंगे। अगर वैसा आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, वहाँ पे एक PDF लिंक मिलेगा भाषा के साथ, सभी प्रश्नों का हल वहाँ पे मिल जाएगा, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है कि कौन सी विधि आपके लिए अधिक उपयुक्त है। मेरा कहना है कि तीनों विधियां जो बीजगणित विधि होती हैं और चौथी विधि ग्राफीय विधि सभी अपनी अपनी जगह पे अच्छी हैं, लेकिन अगर कह दिया तुलना करने के लिए तो आपके मन में जो आए उसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे को तो पर्सनली वज्रगुणन विधि सबसे आसान लगता है तो वही मैं लिखूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 4 नंबर है, तो 4 नंबर प्रश्न को हम क्या करते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद इसे हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो किसी बीजगणितीय विधि से हल कीजिए। प्रश्न आपको समझ में आया कि प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि नीचे कुछ समस्याएं दी गई हैं, जो शाब्दिक समस्याएं नीचे दी गई हैं, आगे भी दी हुई हैं, उनको पढ़ के उन्हें समझ के एक रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसका हल ज्ञात कीजिए। यदि उसका हल का अस्तित्व हो तो उसे किसी भी बीजगणितीय विधि द्वारा क्या कीजिए उसका हल ज्ञात कीजिए। किसी भी बीजगणितीय को बोल रहा है, यानी कि हम तीनों बीजगणितीय विधि का प्रयोग कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि या वज्रगुणन विधि। हम यहाँ पे प्रयास करेंगे कि वज्रगुणन विधि का प्रयोग किया जाए, क्योंकि इसको ही हमें सीखना है, अच्छे तरीके से सीखना है, तो इसका ही हम अधिकतर प्रयोग करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद है कि प्रश्न नंबर 4 समझ में गए होंगे कि क्या कह रहा है। अब नीचे जो शब्द समस्या दिया गया है इसको पढ़ के समझते हैं। 4 नंबर का 1 नंबर प्रश्न कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एक छात्रावास है जिसमें बहुत सारे छात्र रहते हैं, उसमें क्या है कि जो मासिक व्यय है यानी कि एक महीने का जो खर्चा है उसमें क्या है कि एक भाग नियत है, यानी कि मान लेते हैं कि रहने का खर्चा है कि वो उतना आपको देना पड़ेगा उसमें अगर आप रह रहे हैं।
उसके अलावा जो आप पैसा देंगे वो इस बात पर निर्भर करेगा कि उस छात्रावास में आप कितने दिन तक भोजन करते हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि एक ए विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी है जो 20 दिन भोजन करता है और वो 1000 रुपया देता है। क्या करता है? 1000 रुपया देता है, यानी कि उसने उसमें रहने का पैसा और भोजन करने का पैसा 1000 रुपया दिया। अब दूसरा विद्यार्थी है जो विद्यार्थी बी है, जो 26 दिन तक उसमें भोजन करता है और छात्रावास का व्यय यानी कि उसका व्यय कितना देता है? 1180 रुपया देता है। तो हमें बताना है कि नियत व्यय क्या है और प्रतिदिन भोजन करने का मूल्य यानी उसका व्यय क्या है। तो हमें तो दोनों नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे। हमने क्या किया कि माना कि छात्रावास का नियत व्यय क्या है। नियत व्यय 100 रुपया हम मान लेते हैं और प्रतिदिन का भोजन का जो व्यय है, भोजन का जो खर्च है या भोजन का मूल्य लिख लेते हैं। प्रतिदिन का भोजन का मूल्य जो है इसको हम क्या मानते हैं? y रुपया मान लेते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी ए है जो 20 दिन तक भोजन करता है, तो वो कितना रुपया देता है? 1000 रुपया देता है, यानी कि 20 दिन भोजन करता है तो 20 गुणे y रुपया देगा भोजन के लिए और नियत व्यय भी देगा, दोनों मिला के वो 1000 रुपया देता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर एक दूसरा विद्यार्थी है, विद्यार्थी बी, जो 26 दिन तक भोजन करता है और वह कितना रुपया देता है? 1180 रुपया देता है, यानी कि पहले तो नियत व्यय देगा, उसके साथ साथ 26 दिन का खाना खाने का पैसा देगा और इसका कुल कितना है? 1180 रुपया दे रहा है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल करके हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि x और y का मान क्या होगा। तो इसको हम वज्रगुणन विधि से करते हैं। सबसे पहला है तो वज्रगुणन विधि से करते हैं। आप चाहें तो प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये विलोपन विधि से तो और भी आसान हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं? समीकरण 2 में से समीकरण 1 को यदि हम घटा देंगे तो बहुत ही आसानी से ये हल हो जाएगा। आप चाहते हैं कि मैं विलोपन विधि से करूँ, तो चलिए इसे विलोपन विधि से कर लेते हैं और जो आपको नीचे PDF मिलेगा उसमें हम क्या करेंगे? उसको वज्रगुणन विधि से कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 हमें क्या प्राप्त होगा? x प्लस का 26y बराबर 1180 है समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 क्या है? x प्लस का 20y बराबर का 1000 है। इसको घटाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा, ये x से माइनस x कट जाएगा, 26 में से माइनस 20 जाएगा तो 6y बचेगा, ऊपर से 180 बचेगा। यहाँ से हम y का मान क्या ज्ञात कर सकते हैं? y बराबर हमें 30 प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ से? अब y बराबर 30 समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस का 20y बराबर का 1000, इसमें y का मान रखेंगे तो x प्लस 20 गुणे y का मान 30 बराबर का 1000 हो जाएगा। यहाँ से हम आगे सरल करेंगे तो x बराबर 1000 माइनस ये 20 और 30 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 600 प्राप्त होगा। इसलिए x का मान हमारा क्या आएगा? 400 आएगा। 1000 माइनस का 600, 400 आएगा। अतः यहाँ पे हम लिख देंगे अतः x बराबर 400 क्या? 400 रुपया। x क्या है? नियत व्यय है। छात्रावास का नियत व्यय क्या हो जाएगा? 400 रुपया हो जाएगा। और y बराबर क्या आया है? 30 आया। 30 क्या? 30 रुपया, यानी कि y यानी कि प्रतिदिन खाना खाने का कितना रुपया आपको मूल्य देना पड़ रहा है? 30 रुपया। तो ये हमारा मान हो जाएगा और ये प्रश्न हमारा हल हो गया। 4 का 1 नंबर प्रश्न हमने कर लिया। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इस चीज को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने पीछे भी किया है तो ज़्यादा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, फिर भी समझते हैं फिर से एक बार इस प्रश्न को। क्या कह रहा है कि मान लेते हैं कि एक भिन्न क्या है? x/y है। यदि इसके अंश में हम 1 जोड़ दे रहे हैं, 1 घटा दे रहे हैं इसके अंश में से, तो ये 1/3 के बराबर हो जा रहा है। और इसी प्रकार से यदि इसके हर में से हम 8 जोड़ देते हैं तो ये 1/4 के बराबर हो जाता है। 2 समीकरण प्राप्त हो गए x और y के रूप में। इनको सरल करके हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको भाषा के साथ लिखते हुए हल करते हैं। क्या करते हैं? हम लिख लेते हैं कि माना भिन्न है, भिन्न क्या है हमारा? x/y है।
या हम मान सकते हैं कि माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर क्या है y है, और फिर भिन्न बना सकते हैं। हम बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो प्रश्न हमसे कह रहा है। प्रश्न हमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि यदि आप इस भिन्न के x बट्टे y के अंश में से 1 घटा लेते हैं तो ये 1/3 हो जाता है। इसको और सरल करने का प्रयास करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x माइनस का 3 बराबर y प्राप्त होता है। यहाँ से इसको और सरल करते हैं तो 3x माइनस का y माइनस का 3 बराबर 0 हमें प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर आगे प्रश्न से जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार यहाँ पे कह रहा है कि इस यदि भिन्न के हर में हम 8 जोड़ देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। इसको सरल रूप देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x बराबर y प्लस का 8 हो जाता है। और सरल करते हैं तो ये 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर का 0 हो जाता है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन समीकरण युग्म के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस समीकरण युग्म में a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है और c2 क्या है। यहाँ पे चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हम ये भी तुलना कर सकते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की, क्या इस समीकरण युग्म के हल का अस्तित्व है कि नहीं है। a1a2, b1 b2 और c1 c2 लिख लेते हैं। यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b1 माइनस का 1 और c1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3, 3 माइनस का 1 और -3। फिर a2 b2 और c2 ज्ञात करते हैं तो 4 - 1 -8 हो जाएंगे, 4 - 1 -8 हो जाएंगे। इसको यहाँ से हम सूत्र की सहायता से बीजगणित विधि से हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सूत्र से x का मान ज्ञात करने के लिए x का क्या सूत्र होता है, इसको लिख देंगे b1c2 माइनस का b2c1 बट्टे a1 b2 माइनस का a2 b1। मान रखेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b1c2 ये गुणा हो जाएंगे आपस में, यानी कि माइनस का 1 गुणे माइनस का 8 माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर b2c1 करेंगे, यानी कि माइनस का 1 गुणे माइनस का 3 बट्टे में a1 b2 करेंगे, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि 3 गुणे माइनस का 1 होगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे हम, और इसके बाद a2 b1 करेंगे, ये आपस में गुणा हो जाएंगे, यानी कि 4 गुणे माइनस का 1 होगा। इसको और आगे सरल करते हैं तो x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, -1 -8 8 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह -1 -3 3 हो जाएंगे, नीचे बट्टा में क्या आ जाएगा, माइनस का 3 और प्लस का 4। इसको सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 8 - 3 यानी कि 5 और नीचे -3 और 4 1 हो जाएगा, यानी x का मान हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए x बराबर 5 हमें प्राप्त होगा। अब x का मान तो हमें प्राप्त हो गया, हम y का मान ज्ञात करते हैं। तो y के लिए हम क्या सूत्र लिखेंगे, c1a2 माइनस का c2a1 बट्टे a1 b2 माइनस का a2 b1। यहाँ से c1a2 का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ से देख लेते हैं। c1a2 यानी कि c1 और a2 -3 गुणे 4 -3 गुणे 4 माइनस का चिन्ह, उसके बाद c2a1 रखेंगे तो c2 और a1 -8 गुणे 3 माइनस का 8 गुणे का 3 और नीचे बट्टा में a1 b2, यहाँ से उठा कर रख देते हैं इन मानों को, 3 गुणे -1 3 गुणे -1 माइनस का, उसके बाद क्या है 4 गुणे माइनस का 1। इसको आगे हम सरल करेंगे y के लिए, तो y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, -12 प्लस का 8 तिरिके 24 बट्टे -3 प्लस का 4, ये क्या बन जाएगा 12/1। इसलिए y का मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। लिख देंगे y बराबर 12। अतः हमारा भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न क्या है, x/y है। x का मान क्या आया है, 5 आया है और y का मान 12 आया है। 5/12 हमारा भिन्न है, जिसके अंश में से 1 घटाएंगे तो 1/3 बन जाएगा। अगर हर में हम 8 जोड़ेंगे तो वो 1/4 बन जाएगा। आप चाहें तो जांच भी सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न नंबर 2 आपको समझ में आया होगा कि प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 3 हमें दिया हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ के समझते हैं कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि एक टेस्ट हो रहा है जिसमें ये एक यश नाम का लड़का है, वह 40 अंक प्राप्त करता है।
कैसे 40 अंक प्राप्त करता है? यदि मान लेते हैं कि जितने भी प्रश्न हैं उनमें से यदि उनमें से वह प्रश्नों का सही उत्तर देता है तो उसे 3 नंबर मिलते हैं एक प्रश्न पे। यदि वो गलती कर देता है तो उसमें से 1 अंक काट लिए जाते हैं, तब उसे 40 नंबर प्राप्त होते हैं। अगर स्थिति बदल दी जाए, अगर ये कर दी जाए कि सही उत्तर पे उसे 4 अंक मिल जाए और गलत उत्तर पे उसे 2 अंक काट लिए जाएं तो उसे 50 अंक मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उस टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, प्रश्नों की संख्या हमें बतानी है। तो प्रश्नों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि दोनों स्थितियों में जो सही प्रश्नों की संख्या है वो x है और गलत प्रश्नों की संख्या है वो y है। मान लेते हैं कि जो इसने सही प्रश्न किए हैं, हम क्या करते हैं, माना कि सही प्रश्नों की संख्या क्या है, सही प्रश्नों की संख्या हम x मान लेते हैं और गलत प्रश्नों की संख्या या अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्नों की संख्या, अशुद्ध प्रश्न नहीं है, इसके द्वारा गलत किए गए प्रश्न हैं। यहाँ पे अशुद्ध मत समझिएगा कि अशुद्ध प्रश्न ही गलत दिए हैं, ऐसा नहीं है, प्रश्न सही दिए गए हैं। जो यश ने हल किए हैं प्रश्न, मान लेते हैं कि सही प्रश्न x है और गलत प्रश्न जो उसने किए हैं वो y है, ये हमने माने हैं, ठीक है। तो यहाँ से प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं। पहली स्थिति में हमसे ये कहा जा रहा है कि इसे 40 अंक मिलते हैं। कब मिलते हैं? यदि एक सही पे 3 अंक मिलते हैं और एक गलत पे 1 अंक काटा जाता है। सही प्रश्नों की संख्या गुणे 3 यानी कि 3x प्लस का -1 गुणे गलत प्रश्नों की संख्या यानी कि y प्रश्नों की संख्या बराबर कितने अंक अर्जित हुए हैं? 40 अंक। यहाँ पे समझिए, देखिए गलत प्रश्नों के कितने नंबर मिल रहे हैं? 1 अंक काटे जा रहे हैं यानी कि -1 किया जा रहा है। यहाँ पे हम +1 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ऐसा गलती मत कीजिए कि +1 कर दीजिएगा। अंक काटे जा रहे हैं यानी कि माइनस चिन्ह लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x - y माइनस का 40 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। और उसके अलावा दूसरे स्थिति में क्या कहा जा रहा है, उसे 50 अंक प्राप्त होते हैं यदि वो एक प्रश्न को सही करने पर 4 अंक मिलते हैं और 2 अंक काट लिए जाते हैं। यानी कि क्या कह रहा है कि सही प्रश्न कितने हैं? x प्रश्न किए हैं, तो x गुणे 4 यानी कि 4x और प्लस का 2 अंक काटे जा रहे हैं एक गलत प्रश्न पे, तो गलत प्रश्नों की संख्या गुणे -2 यानी कि -2 गुणे y बराबर का कितना अंक प्राप्त हो रहा है? 50 अंक प्राप्त हो रहा है। तो ये 50 हो गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x माइनस का 2y माइनस का 50 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान सकते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को किसी भी एक बीजगणितीय विधि द्वारा हल करके हम उनके मान प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर लेते हैं या इसे भी बर्जगुणन विधि से ही हम हल करें। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं बर्जगुणन विधि से हल करूँ, तो चलिए यहाँ पे ज्ञात करते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a1 का मान क्या है और a2 का मान क्या है। a1 a2 हम यहाँ पे देख लेते हैं, 3 और 4 हैं, 3 और 4 लिख लेते हैं। b1 का मान क्या है और b2 का मान क्या है। b1 का मान -1, b2 का मान -2, -1 -2। c1 का मान क्या है और c2 का मान क्या है। c1 का मान -40, c2 का मान -50, -40 और -50 लिख लेते हैं। अब यहाँ से हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x के लिए हम सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे आप ये भी जांच सकते हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई हल है कि नहीं है, ठीक है, ये भी जांच सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, b1c2 माइनस का b2c1 बट्टे a1b2 माइनस का a2b1। यहाँ पे मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, b1c2 यानी कि -1 गुणे -50 माइनस का चिन्ह, b2c1 यानी कि -2 गुणे -40 बट्टे a1b2 यानी कि 3 गुणे -2, 3 गुणे -2, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, a2b1 यानी कि 4 गुणे -1। इसको जब हम x के लिए और सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखेंगे 50 माइनस का 80, नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, -6 प्लस का 4 यानी कि -30 बट्टे -2 प्राप्त होगा। इसको हम माइनस से माइनस काट देंगे, 15 दूना 30 हो जाएगा, इसलिए x का मान क्या प्राप्त होगा, 15 प्राप्त होगा। अब y के लिए हम सूत्र लिखते हैं, तो y के लिए सूत्र क्या होता है, y बराबर c1a2 माइनस का c2a1 बट्टे a1b2 माइनस का a2b1। उम्मीद है कि यहाँ तक आते आते आपको तो सूत्र याद हो गया होगा कि सूत्र को कैसे लिखते हैं, ये भी समझ गए हैं और सूत्र याद भी कर लिए होंगे। यहाँ से हम मान को रखेंगे, तो चलिए रखते हैं।
C1 A2 यानी कि C1 का A2 के साथ गुणा करेंगे तो -40 और 4, तो -40 गुणे 4 माइनस का चिन्ह C2A1 यानी कि -50 और गुणे 3, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -50 गुणे का 3। नीचे A1 B2 है, इसी चीज़ को यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 गुणे -2 माइनस का 4 गुणे -1, 3 गुणे -2 माइनस का 4 गुणे -1। इसको आगे हम सरल करेंगे y के लिए तो क्या प्राप्त होगा, -160 माइनस माइनस प्लस 5 3 15 यानी 150, नीचे क्या हो जाएगा -6 प्लस का 4, ये क्या प्राप्त होगा -10/-2 प्राप्त होगा यानी कि 5 प्राप्त होगा। इसलिए y का मान हमें क्या प्राप्त होगा, 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए हम क्या लिख देंगे कि अतः x बराबर, x क्या है यहाँ पे देखिए सही प्रश्नों की संख्या, कितने प्रश्न सही हुए हैं, 15 प्रश्न सही हुए हैं, तो x बराबर 15 और y बराबर क्या आएगा, 5 आएगा, यानी x बराबर 15 y बराबर 5 आया है। हमसे ये नहीं पूछा गया है, हमसे कुल प्रश्नों की संख्या पूछी गई है, यानी कि x प्लस y कर देंगे तो आ जाएगा 15 प्लस 5 यानी कि 20 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता सही प्रश्नों की संख्या तो 15 और गलत यानी कि अशुद्ध जो यश ने किए हैं वो कितने प्रश्न हैं, तो 5। ये हम प्राप्त कर सकते हैं कि यश ने किस प्रकार से अपने प्रश्नों का उत्तर दिया है। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ के समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान A और B 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। दोनों कारों की चाल बताना है तो हम मान सकते हैं दोनों कारों की चाल अलग अलग, एक का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, दूसरे का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। उससे मानने से पहले एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ के समझते हैं कि प्रश्न क्या कहना चाहता है। प्रश्न में कह रहा है कि एक राजमार्ग पर यानी कि कोई एक सड़क है, उस पर एक स्थान A और B मार्क हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है। हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि A और B के बीच की दूरी, यहाँ पे A मान लेते हैं, यहाँ पे B मान लेते हैं, इनके बीच की दूरी क्या है, 100 किलोमीटर है, हम मान लेते हैं। ये जो प्रश्न में दिया हुआ है हमने दिखा दिया। इसमें कह रहा है कि एक कार A से यानी कि यहाँ से एक कार चलना प्रारंभ करती है, इसको कार A मान लेते हैं, और दूसरी कार B एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, यानी कि स्थान B से एक कार चलना प्रारंभ करती है, इसको कार B मान लेते हैं, और एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, एक समय पर स्टार्ट हो रही है चलना। इन दोनों का चाल क्या है, अलग अलग है, भिन्न चाल से एक ही दिशा में अगर चलती है, ये कह रहा है कि एक ही दिशा में चलती है। मान लेते हैं कि कार B इधर से इधर चले तो कार A भी A से इधर चले, या मान लेते हैं कि कार A यहाँ से अगर इधर चल रही है तो B भी इधर ही चल रही है, एक ही समय पर चल रही है, अलग अलग चाल से चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। और कह रहा है आगे कि वे 5 घंटे पश्चात आपस में मिल जाती हैं। अभी आगे चलती जाएंगी, कहीं जाके ये आपस मान लेते हैं कि इधर आगे जाके इसी राजमार्ग पे कहीं बिंदु C है, यहाँ पे दोनों मिल जाती हैं। इसके बीच का समय कितना लग रहा है, 5 घंटा लग रहा है। कितना लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, समय पहले में क्या लग रहा है, समय 5 घंटे लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। इसमें आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि इन दोनों कारों को, यदि वे विपरीत दिशा में चलती, यानी कि अगर कार A इधर चलता और कार B इधर चलता, हम मान लेते हैं, तो 1 घंटे पश्चात मिलती, यानी कि इनको मिलने का समय मान लेते हैं कि इस राजमार्ग पे कहीं एक बिंदु हम D मान लेते हैं, जो यहाँ पे आके मिलती, इनके बीच का समय क्या है, T2 मान लेते हैं, ये 1 घंटा है, 1 आवर है। तो हमें बताना है दोनों कार की चाल क्या है, कि कितने स्पीड से वो चलेंगे कि ये स्थिति उनके लिए प्राप्त होगी। अब पहली स्थिति को यदि हम समझें, यहाँ पे आगे चलने के बाद ये दोनों कार यहाँ पे जाकर अगर मिल रही हैं, अलग अलग स्पीड से चल रही हैं, तो कार A की स्पीड ज़्यादा होगी कार B से। हम मान लेते हैं कि कार A की स्पीड क्या है, माना CA यानी कि कार A की चाल क्या है, x किलोमीटर पर आवर है, और तथा कार B की जो चाल हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। यहाँ पे आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, चाल, दूरी और समय के बीच में क्या संबंध होता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, दूरी बटा
समय होता है। इसी चीज़ का हम क्या करेंगे, प्रयोग करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न अच्छा है, इसको चलिए हल करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आगे देखिए क्या कह रहा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज़ पर हम गौर करते हैं। प्रश्न से स्थिति नंबर 1 में हमसे कहा जा रहा है कि ये दोनों कार अलग अलग चाल से चल रही हैं और आगे जाके यहाँ पे हमने माना है कि सी बिंदु पे कहीं मिल रही हैं, यानी कि ए से सी तक जाने में कार ए को यानी कि सी ए को कितना समय लगेगा, या हम लिख सकते हैं कि ए सी बराबर, यानी कि ये होता है चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि हम दूरी ज्ञात कर रहे हैं तो चाल और समय को गुणा कर देंगे। तो चाल क्या है 1 से, और समय कितना लग रहा है, पहली स्थिति में 5 घंटे लग रहा है, तो इतना लिख देंगे। तो AC बराबर हम AC बराबर 5x लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे कार के लिए B से C जाने में कुछ समय लगेगा, इसी स्थान पर तो दोनों मिल रही हैं। तो B से C अगर हम BC ज्ञात करें तो दूसरे कार की CB की चाल क्या है, y किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना समय लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि BC बराबर 5y। अब देखिए, अब हमें इसमें कैसे संबंध दिखाएं, एक समीकरण कैसे बनाएं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है A से C के बीच की दूरी और B से C के बीच की दूरी, हमें तो पता नहीं है कि AC क्या है और BC क्या है, लेकिन और इन AC और BC में हमें ये संबंध पता है कि यदि हम AC माइनस BC कर दें तो हमें AB प्राप्त हो जाएगा, और AB क्या है 100 किलोमीटर हमें दिया हुआ है। तो इनको हम घटाएंगे AC माइनस BC, तो यानी कि AC क्या है यहाँ पे 5x है और BC क्या है माइनस का 5y हो जाएगा, बराबर का 100 किलोमीटर, यानी कि 100। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसको नहीं मान सकते हैं तो और इसको सरल भी कर सकते हैं। दोनों में से 5 कॉमन निकलेगा तो x माइनस का y बचेगा, 100 में 5 से भाग देंगे तो 20 बनेगा, यानी कि इसको समीकरण नंबर हम 1 मान सकते हैं। अब आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति की हम बात करते हैं। दूसरी स्थिति में हमसे कहा जा रहा है कि ये जो दोनों कार हैं भिन्न भिन्न चाल से विपरीत दिशा में चलती है। विपरीत दिशा में अगर ये चल रही है, एक इधर चल रहा है एक इधर चल रहा है, तो हम माने कि ये बिंदु डी पे आके मिल रही हैं। तो ए से डी तक जाएगी कार सी ए, और बी से डी तक आएगी कार सी बी। तो इनके बीच की दूरी के अनुसार हम निकाल लेंगे इसका दूरी क्या होगा, चाल और समय हमें दिया हुआ, तो चाल गुणे समय से हम दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे AD क्या प्राप्त होगा, कार A की चाल x और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, यानी कि AD हमें प्राप्त होगा x। इसी प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, BD ज्ञात कर सकते हैं, कार CB की चाल गुणे समय, यानी कि BD बराबर हम y ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है क्या यहाँ पे कि AD कितना है और BD कितना है, हमें नहीं पता है, लेकिन AD को और BD को आपस में जोड़ेंगे तो ये AB के बराबर हो जाएगा, और AB हमें 100 किलोमीटर दिया हुआ है। तो इससे भी हम एक समीकरण बना सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AD प्लस BD बराबर AB। AD क्या है x है, BD क्या है y है, बराबर AB क्या है 100 किलोमीटर है। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस समीकरण 1 को, यहाँ पे जो समीकरण 1 प्राप्त किया है और समीकरण जो हमने 2 प्राप्त किया है, इसको हम क्या कर सकते हैं, विलोपन विधि से हल करके इसका x और y का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो y से माइनस y कट जाएगा, x 2x बनेंगे, और बराबर का उधर 20 और प्लस 100 120 हो जाएगा। यहाँ से हम x का मान ज्ञात क्या कर सकते हैं, 120 बट्टे का 2 यानी कि 60 ज्ञात कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे यहाँ से कि x बराबर 60 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर हम क्या प्राप्त करेंगे कि 60 प्लस का y बराबर का 100, यानी कि y का मान क्या हो जाएगा 100 माइनस का 60 हो जाएगा, जो हमें 40 प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे, अतः x बराबर क्या आया है 60 क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि कार CA की चाल क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो कि हमने माना था कि x ज़्यादा है, और y बराबर क्या होगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये किसकी चाल है, कार CB की चाल है, जो y किलोमीटर यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही है। और इसके अनुसार हमने क्या किया,
इस प्रश्न के अनुसार हमने समीकरण बनाए, समझा प्रश्न क्या कह रहा है, समीकरण बनाए, उसके बाद इसे हल किया। उम्मीद है कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। बहुत सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा होगा कि ये प्रश्न तो नहीं समझ में आया। एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके देखने का प्रयास कीजिएगा, प्रश्न आपको जरूर समझ में आएगा। हाँ, ये प्रश्न थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझना आवश्यक है। हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को एक बार फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। हमने क्या किया है, मान लिया है कि कार CA की चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कार की चाल क्या है, जो B बिंदु से चल रही है उसको CB माना है, y किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ से यहाँ चल रही है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय से हम दूरी का सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, चाल गुणे समय। तो A से C तक जाने में कितना दूरी तय कर रही है, x गुणे 5, ये दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर ये B से C तक जाने में भी जो दूरी तय कर रही है 5y, इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाल हमने माना है, समय हमें दिया गया है। तो चाल और समय हमें दिया गया तो हम दूरी तो ज्ञात ही कर सकते हैं। तो दूरी हमने ज्ञात किया, जो हमने दूरी ज्ञात किया इसके मान हमें पता ही नहीं है कि कितने हैं। A से C के बीच की दूरी क्या है, जैसे कि A से B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है, इसके बीच की दूरी क्या है हमें नहीं पता है। यहाँ पे एक x आ जा रहा है जिसका मान हमें खुद नहीं पता है, तो हम नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन हमें एक चीज़ दिखा कि AC में से यदि हम BC को घटा दें, इस दूरी में से इस दूरी को अगर हम घटा दें तो ये दूरी हमारी बचेगी जिसका मान हमें पता है। तो यहाँ से हमने ये किया, यहाँ से हमने ये किया, जिससे हमने AC और BC का मान रखा, तो हमें 5x माइनस का 5y बराबर 100 एक समीकरण प्राप्त हुआ। इसको और सरल किया तो हमें ये समीकरण प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हमने 1 मान लिया। फिर दूसरी स्थिति के अनुसार ऐसे ही हमने दूरी ज्ञात किया, यहाँ पे हमने दूरी ज्ञात किया, यहाँ पे हमने दूरी ज्ञात किया। इन दोनों दूरियों को आपस में जोड़ा तो हमें AB दूरी प्राप्त हुई, क्योंकि हमें AD और BD पता नहीं था, लेकिन AD प्लस BD हमें AB पता था, तो हमने AB को ज्ञात किया। इससे भी हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ। इन दोनों समीकरणों को हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि यदि इन दोनों को हम विलोपन विधि से हल करें और दोनों को जोड़ दें तो -y आपस में कट जाएंगे, x में एक समीकरण बनेगा। x का मान हम प्राप्त कर सकते हैं, जो कि हमने x का मान यहाँ पे प्राप्त भी किया, x का मान 60 प्राप्त किया। अब इस x के मान को किसी एक समीकरण में हम रख के y का मान ज्ञात कर सकते थे, तो हमने x का मान समीकरण 2 में रखा। 2 में रखने के बाद हमें y का मान 40 प्राप्त हुआ। x को हमने क्या माना था, कार A की चाल माना था जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया। y को हमने कार B की चाल माना था जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा आया। हल किया, हमें प्राप्त हो गया। इसे हम चाहें तो बृहज्गुणन विधि से भी हल कर सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है, इसको समझते हैं, उसके बाद इसे हल करेंगे। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई काम हो जाता है, काम नहीं कम हो जाता है, यहाँ पे बहुत सारी त्रुटि है, कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके बाद इसे हम हल करने पे बढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई से कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में से 5 इकाई कम कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 3 इकाई जोड़ दी जाए। जैसे कि आयत का जो आयत होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल उसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यही होता है उसका क्षेत्रफल। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि हम इसके लंबाई में से 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई में यदि हम 3 इकाई जोड़ दें तो जो इसका क्षेत्रफल है, मान लेते हैं कि क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई है, तो ये कम हो जाता है 9 वर्ग इकाई से, यानी कि इसके क्षेत्रफल में से 9 की कमी आ जाती है। इसी प्रकार से दूसरी स्थिति में हमसे यहाँ कहा रहा है कि यदि इसके लंबाई में, यानी कि हम लंबाई को अगर L मान लें तो इसमें अगर 3 जोड़ दें और चौड़ाई को अगर हम B मान लें, इसमें अगर हम 2 जोड़ दें तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका गुणा होगा क्षेत्रफल। ये जो क्षेत्रफल पहले से LB है, यानी कि लेंथ गुणे ब्रेथ, इसमें 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। तो हमें बताना है कि इसकी विमाएं क्या है, यानी कि इसकी लंबाई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है। तो लंबाई और चौड़ाई हमसे पूछ रहा है, तो इनको ही हम मान लेते हैं x और y। L और B मानना चाहें ये भी मान सकते हैं। हम क्या करते हैं, x और y मानते हैं। हम क्या लिखते हैं कि माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई तथा चौड़ाई क्या है, चौड़ाई बराबर हम y इकाई मान लेते हैं। ठीक है, ये y इकाई हो गया। अब इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल जो हमारा होगा ये क्या होगा,
x गुणे वाई यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, यहाँ पे हम वर्ग इकाई भी लिख लेते हैं, वर्ग इकाई यही होगा। हमसे प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न दो स्थितियों में हमसे दो बातें कह रहा है, दोनों की हम चर्चा कर लेते हैं। पहली स्थिति में कह रहा है कि यदि इसकी लंबाई में से हम 5 घटा दें, यानी कि हम x माइनस 5 कर दें, और इसकी चौड़ाई में हम क्या कर दें, 3 जोड़ दें, यानी कि y प्लस का हम 3 कर दें, अब इसका क्षेत्रफल निकालें, यानी कि इसको हम आपस में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। यदि गुणा करेंगे तो जो पहले इसका क्षेत्रफल है एक्स वाई, इसमें 9 की कमी आ जाती है। ये समीकरण नंबर 1 बन सकता है। इसको 1 नहीं बनाएंगे, इसको और सरल करके 1 बनाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आपस में गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, माइनस का 5 वाई से गुणा करेंगे तो माइनस का 5 वाई हो जाएगा, एक्स का 3 के साथ गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 5 का 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 15 हो जाएगा, बराबर का एक्स वाई माइनस का 9 हो जाएगा। इसको और अगर हम सरल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इस चीज़ को देखिएगा, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस का 5y, और ये माइनस का 9 बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि -15 और +9 माइनस का 6 बराबर का 0 हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आगे चलते हैं, दूसरी स्थिति की बात करते हैं। दूसरी स्थिति में हमसे क्या कहा जा रहा है, इस बात पे ध्यान दीजिए। दूसरी स्थिति में कह रहा है लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई जोड़ी जाए, यानी कि x में अगर हम 3 जोड़ देते हैं और इसका गुणा कर देते हैं लंबाई में y प्लस 2 से, तो जो पहले से इसका क्षेत्रफल है एक्स वाई, इसमें 67 वर्ग इकाई की बढ़ोतरी हो जाती है। इसको सरल करते हैं, क्या होता है, x से y का गुणा कर देते हो तो एक्स वाई बन जाता है, 3 का y के साथ गुणा करते हैं तो 3y बन जाता है, इस x का 2 के साथ गुणा करते हैं तो 2x बन जाता है, और 3 का 2 के साथ गुणा करते हैं तो 6 बन जाता है, बराबर का एक्स वाई प्लस का 67 हो जाता है। इसको और सरल करने का प्रयास करते हैं तो एक्स वाई से एक्स वाई कट जाता है। यहाँ पे देखिएगा क्या बन जाएगा, 2x प्लस का 3y प्लस का 6 माइनस का 67 बराबर का 0। इसको हम चाहें तो 6 और 67 को ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 61 बराबर का 0। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। एक समीकरण दूसरा समीकरण दोनों हमें प्राप्त हो गए। इन्हें चाहें तो बीजगणितीय के तीनों विधि से किसी एक विधि से हम हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वज्रगुण विधि से हल करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a1 b1 c1 a2 b2 और c2 का मान क्या प्राप्त होगा। a1 b1 c1 क्या है, a1 का मान है 3 माइनस 5 माइनस 6, 3 माइनस 5 माइनस 6। a2 का मान क्या है 2, b2 का मान 3, c2 का मान क्या है माइनस का 61 है। यहाँ से हम x का सूत्र लगाएंगे, x के लिए लगाएंगे सूत्र, तो x का सूत्र क्या होता है, b1 c2 माइनस का b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस का a2 b1। यहाँ पे हम मान रखते हैं, मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिएगा a1 c2 यानी कि माइनस का 5 गुणे माइनस का 61 माइनस का b2 c1, यानी कि इसका आपस में हम गुणा कर देंगे 3 गुणे माइनस का 6, नीचे बट्टा में क्या आ जाएगा a1 b2 यानी कि 3 गुणे 3 माइनस का a2 b1 यानी कि 2 गुणे माइनस का 5। इसको सरल करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, x बराबर, ऊपर सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इससे इसमें गुणा करेंगे -5 में माइनस 61 से, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे। पहली बात 5 और 6 5 30, यानी कि 305 हमें प्राप्त होगा। उसके आगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 गुणे 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। नीचे बट्टे में क्या आएगा, तीतरी के 9 और प्लस का 10, 9 प्लस का 10 19 हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम जोड़ते हैं, 8 5 13 के 3, हाथ में 1 1 1 2 और 3, अब बट्टा 9 प्लस 10 19 हो जाएगा। इसको हम कटाने का प्रयास करते हैं, कट जाएगा क्या, 19 से ये कितना बार में कटेगा, 19 एकम 19, तो 32 में से अगर हम 19 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, 12 में से 3 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, पहले से 3 है यानी कि 33, और 19 साथे 133 होता है, तो 17 बार में ये कट जाएगा। यहाँ से इसको हम मिटाते हैं, x का मान हमें इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 17 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम y का सूत्र लगाएंगे। y का सूत्र क्या होता है, c1 a2 माइनस का c2 a1 बट्टे a1 b2 माइनस का a2 b1 होता है। यहाँ पे हम मान रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, c1 a2 यानी कि माइनस 6 गुणे 2 माइनस का 6 गुणे 2 माइनस का 3 c2 a1 माइनस 61 गुणे 3 माइनस का 61 गुणे 3, नीचे बट्टे में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 गुणे 3 माइनस का 2 गुणे माइनस 5, 3 गुणे 3 माइनस का 2 गुणे माइनस का 5 आ जाएगा। इसको y के लिए और सरल करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, माइनस का 12
माइनस माइनस प्लस 3 छत्तरी 18 183 बट्टे का 9 प्लस का 10, ये क्या बन जाएगा 171 बच जाएगा, बट्टे का 19 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा, 7 बचेगा, 1 रह जाएगा, यानी कि 19 9 171 हो जाएगा। इसलिए y का मान क्या प्राप्त होगा 9 प्राप्त होगा। यहाँ पे x और y क्या है, हमने क्या माना है इस चीज़ को देखिए। x क्या है, आयत की लंबाई है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 17 इकाई हो जाएगा, और y क्या है आयत की चौड़ाई है, चौड़ाई क्या है हमें क्या प्राप्त हुआ है 9 इकाई प्राप्त हुआ है, तो 9 इकाई हो गया, अर्थात आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें प्राप्त हो गई। उम्मीद है कि यह प्रश्न नंबर 5 आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम करेंगे। तो ये इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पे मैंने आपको प्रयास किया है कि इन सभी प्रश्नों को समझाया जाए और बचगुणन विधि क्या होता है, इसके सूत्र जो हमें प्राप्त होते हैं उसको कैसे याद रखा जा सकता है, इसकी भी विधि मैंने बताई है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे, इसे अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए। जय हिंद।